सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आपको हमारे बीच महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट सेकंड का जल संसाधन, कौन सा चैप्टर है? जल संसाधन। जल संसाधन और उसमें प्रथम अपन ने पढ़ा धरातलीय जल के बारे में। धरातलीय जल संसाधन, जल संसाधन के बारे में अपन ने कंप्लीट देख लिया। सेकंड अपन ने देखा समुद्री जल संसाधन के बारे में, समुद्री जल संसाधन के बारे में। समुद्री जल संसाधन में अपन ने प्रथम प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, ये अपन ने देख लिया था। प्रशांत महासागर में अपन ने क्या देखा था कि ये संपूर्ण जो ग्लोब का क्षेत्र है उसका 1/3 का क्षेत्र रखता है, 1/3 का क्षेत्र रखता है। और जो संपूर्ण ग्लोब पर जो जल है, संपूर्ण ग्लोब पर जल है उसका 46% कितना प्रतिशत? 46% क्या रखता है? जल। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार वगैरह वगैरह चीजें अपने इसमें लिखी थी। सेकंड अपन कौन सा लिखेंगे? अटलांटिक महासागर। हेडिंग डालो आप अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसमें लिखो अटलांटिक महासागर। देखो इस महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और अटलांटिक महासागर आप इधर देखो, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर अपना ये एशिया, इधर अफ्रीका, इस दोनों के बीच में जो है आकृति में है ये महासागर फैला हुआ। और इसका जो कटक है वो भी पूरा पूरा ये आकृति में सबसे बड़ा कटक है अपने ग्लोब का, वो भी अटलांटिक महासागर में है। तो इसमें देखो आप अटलांटिक महासागर, ये है महासागर, यह है महासागर। एस अक्षर की आकृति में, ऐसे इनका देखो अगर क्षेत्रफल के रूप में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में सेकंड नंबर पे यही बड़ा है अटलांटिक महासागर, और थर्ड नंबर पे हिंद महासागर। इनका क्रम भी ऐसे ही चलता है। एस अक्षर की आकृति में 8.2 करोड़ में 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, फैला हुआ है। इसके सीमांत सागरों में, इसके सीमांत सागरों में बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, रून सागर या भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर कोमा रून सागर या भूमध्य सागर, कोमा एड्रियाटिक सागर, कोमा एड्रियाटिक सागर, कोमा हडसन की खाड़ी, कोमा हडसन की खाड़ी, कोमा मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, कोमा इंग्लिश चैनल, कोमा इंग्लिश चैनल, कोमा काला सागर, कोमा काला सागर, कोमा बेफिन की खाड़ी, कोमा बेफिन की खाड़ी, कोमा नीली खाड़ी, कोमा उत्तरी सागर, उत्तरी सागर आदि आदि। और अगला जो सवाल है 3 नंबर, कौन सा महासागर? हिंद महासागर, हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये पूरा अपने भारत के नीचे फैला हुआ है। इसमें देखो ये है महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर महासागरों के कुल क्षेत्रफल का, हिंद महासागर महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग, कितना प्रतिशत? 20%। देखो ये है 20%, ये है 30%, 20%, 30%। भाग घेरे हुए है। इसकी औसत गहराई, इसकी औसत गहराई 4000 मीटर के लगभग है। कितने?
4000 मीटर के लगभग है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा था। जावा के निकट है जावा गर्त। जावा गर्त और है ये सुंदर गर्त। कहाँ है दोनों? हिंद महासागर, दोनों हिंद महासागर। जावा गर्त अथवा सुंदर गर्त जो कि 7450 मीटर गहरा है, जो कि 7450 मीटर है, जो कि 7450 मीटर गहरा है। इसके सीमांत सागरों में देखो हिंद महासागर का आपको नीचे का पता ही है, इसका अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी। तो पहले निकलो अरब सागर, कोमा बंगाल की खाड़ी, कोमा लाल सागर, कोमा अंडमान सागर, कोमा फारस की खाड़ी आदि, फारस की खाड़ी आदि। लास्ट में जो आर्कटिक चौथा यहाँ लिख लो, चौथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें देखो यह महासागर है वो हिम के रूप में जमा हुआ है। यह महासागर हिम क्षेत्र के रूप में कुल जलीय क्षेत्र के 3.97% लगभग 4%, 3.97% भाग पर आवर्त है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक है। अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक है। अब आप हेडिंग लिखो, मानव के लिए महासागरों का उपयोग। मानव के लिए महासागरों का उपयोग। एक तो सर्वाधिक मानव जल परिवहन में है, मत्स्य पालन में है, और एक ये तटों पर जलवायु को सम बनाने में है, और मानसून के लिए उत्तरदायी है। पवनी हम मात्रा कहाँ से ग्रहण करती है? महासागरों के जल से। देखो इसमें महाद्वीपों की मानव के लिए महासागरों का उपयोग। संसार की 3/4 से अधिक, संसार की 3/4 से अधिक या 75% से अधिक, 3/4 से अधिक जनसंख्या महाद्वीपों के तटीय प्रदेशों में निवास करती है। अतः मानव के लिए महासागरों के मुख्यतः निम्न उपयोग है। और इसमें पहला पॉइंट लिखो, महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है। महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है। देखो महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है, लिखा आपने। अब होता कैसे है, मैंने आपको 11वीं क्लास से पढ़ाया भी था। भारत की जलवायु बताई थी। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखो,
महासागर। अब यहाँ कर्क रेखा है जो भारत की मध्य क्षेत्र की है। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र तपता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। ये जो तिब्बत का पठार है, ये अपना जो पठारी भाग है या जो मरुस्थल है वो भाग तपता है। ये तपने से यहाँ पर वायुदाब क्या हुआ, यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है। अब वो वायुदाब यहाँ निम्न हुआ और इस साइड क्या है, जैसे ये अपना ग्लोब है और जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर होती है तब गर्मी से अधिक कहाँ है, ये कर्क रेखा के ऊपर है। तो यहाँ वायुदाब निम्न है और यहाँ सूर्य की स्थिति यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ वायुदाब क्या हुआ, उच्च। अब जो पवने हैं वो क्या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चले। तो यहाँ पर जो पवने हैं तो फिर निम्न आपको मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध में क्या पवने अपनी दाहिनी तरफ उड़ती हैं। तो जो पवने ऐसे चलेंगे, जब पवने इस साइड से इस साइड आ रही है, मतलब जल से स्थल की तरफ पवने आ रही है, तब क्या है वो हिंद महासागर से क्या आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण करती है और संपूर्ण भारत में क्या करती है, वर्षा करती है ये पवने। तब क्या वायुमंडल को उष्ण बनाती है, जलवायु उपयुक्त होती है यहाँ की। लेकिन महासागरों का अब यहाँ देखना, अब यहाँ हिंद महासागर है, तब इसका उपयोग आपको प्रत्यक्ष मिल रहा है कि संपूर्ण भारत में वर्षा होती है हिंद महासागर की वजह से। अगर यहाँ हिंद महासागर नहीं होता तो भारत में ये पवने सूखी निकलती, वर्षा नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखें, जब शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु में मतलब एक मिनट आगे देखो आप, जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु मतलब जो सूर्य है वो कहाँ मकर रेखा के ऊपर, सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा पर होगी, सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा पर होगी तब दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब होगा, अपने उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब उच्च होगा। तो पवने क्या है कि यहाँ से पठार से पवने यहाँ समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाएगी शीत ऋतु में, मतलब अपने जनवरी फरवरी के महीने में। अब जब पवने इधर चलेंगे तो पवने तो आ रही है, क्या पवने तो इधर आ रही है, बट क्या है यहाँ ये समुद्र नहीं है, पर्वत और मैदान है, तो पवने आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करेंगे, तब पूरी पूरी पवने यहाँ से सीधी निकल जाएंगे। यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर का पार्ट है, यहाँ से पवने आर्द्रता लेकर तमिलनाडु में बरसात करती है। सर्दियों का मानसून किस वजह से वर्षा नहीं करता भारत में, क्योंकि उत्तर में यहाँ समुद्र नहीं है। जो गर्मियों का मानसून है जो भारत में वर्षा करता है उसका रीजन क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, अगर तापमान और वायुदाब ये फैक्टर तो काम करेंगे, अगर तापमान और वायुदाब फैक्टर काम नहीं करेगा तो पवनों का निर्माण ही नहीं होगा, पवने नहीं चलेंगे। लेकिन पवने आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करेंगे, वो तो समुद्र से करेंगे। आगे लिखो आप इसमें, महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है और महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत भी महासागर है। महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत भी महासागर है। इसके साथ ही यह तापमान एवं मौसम को सम एवं नियमित बनाता है। तापमान को सम एवं नियमित बनाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, महासागरों की संयुक्तता मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। अब मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कैसे है, देखो अभी हम राजस्थान में हैं, अब दिन में आराम से बढ़िया गर्मी पड़ती है, नाइट में ठंड बढ़ जाएगी एकदम से, तब क्या है जुकाम हो जाएगा। तो सुबह ठंड बढ़ेगी, दिन में गर्मी, नाइट में एकदम बढ़िया वाली सर्दी। दिन में टेम्परेचर का क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग, और नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस तक। समुद्र के जो तट पर जो बसावट है ना, समुद्रों के तट के पास वहाँ पर जो वेदर रहती है समुद्र, अगर वहाँ पर दिन में अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है तो नाइट में अगर ठंड बढ़ेगी तब भी वहाँ पर टेम्परेचर मात्र 2 डिग्री गिरेगा, 3 डिग्री गिरेगा। जो तापांतर है वो सही रहेगा। तापांतर में न्यून देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरों से खनिजों की प्राप्ति होती है। महासागरों से खनिजों की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट, मछली के रूप में
मछली के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। मछली के रूप में मत्स्य पालन समुद्रों में होता है, तो महासागरों के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। मछली के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। व्यापारिक परिवहन विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का। देखो जो नदियां हैं वो राष्ट्रीय परिवहन होता है नदियों में अधिकतर, लेकिन महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का 98%, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का 98% महासागरों के द्वारा होता है। 98% महासागरों के द्वारा ही होता है। महासागरों से मनोरंजन, दृश्यावलोकन, खेलने, तैरने व नाव चलाना आदि होता है। महासागर संभावित ऊर्जा के भंडार हैं। संभावित ऊर्जा के भंडार हैं। महासागरों का मानवीय सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और महासागर देश की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। महासागर देश की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे अपने भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो निर्धारित है अरब सागर और बंगाली खाड़ी से, हिंद महासागर से। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भूमिगत जल। नेक्स्ट हेडिंग भूमिगत जल, ये पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।